children from Sexual Offences Act 2012 2012। सही है, ऑब्वियस सी बात है। 2012 में जब पार्लियामेंट में एक्ट रखी गई तो 2012 के नाम से आ रहे हैं, और 1 जून 2012 से जो है ये एक्ट जो है नोटिफाई हो गया, इसकी नोटिफिकेशन आ गई। एक्ट नंबर 32 ऑफ 2012। ये एक एक्ट का देखो एक इंट्रोडक्शन होता है, ये ना एक्ट का एक इंट्रोडक्शन है। नंबर इसका क्या है 32, और कौन से साल का 2012 का। देखो एक्ट का जो भी बिल्स होते हैं उसके नंबर होते हैं। जैसे होता है ना कि नॉर्मली क्या होता है कि हमारे पार्लियामेंट में जब पार्लियामेंट सेशन चलती है, कितनी सेशन होती है पार्लियामेंट के, कितने होते हैं, तीन सेशन होते हैं। नहीं, कौन कौन से होते हैं, विंटर होते हैं, मानसून होता है, और क्या होता है, पतझड़, हाँ, बजट सेशन। नहीं, बजट, विंटर एंड मानसून सेशन होता है। अब इसमें एक्ट पास करवाना पड़ता है, जो भी बिल्स होते हैं वो रखे जाते हैं, उसको हम उस वक्त बिल कहते हैं, और उसका एक नंबर होता है। अब चूंकि ये वाला जब एक्ट रखा गया तो इसका नंबर आया था, दैट इज कॉल्ड 32। तो नंबर 32 ऑफ 2012 ये क्या है, अगर ऐसे बोला जाए कभी आपको, नंबर 32 ऑफ 2012 ये कौन सा कानून है, then what you will say that that the protection of children from the sexual offences act। मतलब देखो ये इसका ना एक शॉर्ट नेम है। जैसे होता है ना जेल में सुनते हो एक कैदी का नाम है राम प्रसाद, और उस कैदी का नंबर भी होता है 502, नंबर भी जैसे होता है। सो इन द सेम मैनर अगर हम यहाँ भी ऐसे देखते हैं तो हर एक जो एक्ट्स होते हैं उसका अपना एक नंबर होता है। ठीक है यहाँ तक, चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं। देखो जब ये एक्ट नहीं था, अब एक बात समझना ध्यान से, जब ये एक्ट नहीं था और बच्चों के साथ अगर सेक्सुअल ऑफेंसेज हुआ करते थे तो उस वक्त उनकी ट्रीटमेंट वही होती थी जो कि आईपीसी में जो दिया हुआ है प्रोविजन, उसके अकॉर्डिंगली, उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो ट्रीटमेंट होती थी। अब ये बड़ा अजीब सी बात लगती थी उस समय कि एक बच्चा जो विक्टिम है और एक मेजर जो विक्टिम है, दोनों को इक्वलेटेड ट्रीट कर सकते हैं, कर रहे हैं। एक मेजर जो है चलो किसी को फंसाने के लिए कोर्ट में झूठ भी बोल रहा है, हो सकता है, मान लेते हैं, लेकिन जब एक 10-12 साल 15 साल का बच्चा अगर ऐसा बोलता है ना, तो एक एक्यूज्ड की तरफ से जिसके लिए वो ऐसा बोलता है, एक तरह से ऐसा होना चाहिए कि इनोसेंट प्रिजुम्पशन जो उसका है वो वहीं पे ख़त्म हो जाना चाहिए, कि भाई हम कहते हैं कि वो इनोसेंट है, ये प्रिजुम्पशन जो है ये वहीं पे ख़त्म हो जाना चाहिए। और जैसे ही बच्चे ने बोला, अपनी स्टेटमेंट दिया, उस पर्सन को गिल्टी मानना चाहिए और उसी पर्सन को कहना चाहिए कि भाई तुम प्रूफ करो कि तुमने ये अपराध नहीं किया है। मतलब उसके लिए जो इनोसेंट प्रिजुम्पशन है वो इनोसेंट प्रिजुम्पशन जो है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। लेकिन जब ये एक्ट नहीं था उस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं था, और बच्चों के अगेंस्ट जो अपराध करते थे, अब चूँकि बच्चे क्रॉस एग्जामिनेशंस में डिविएट हो जाते थे, वो डर जाते थे, कई सर्कमस्टेंसेस में सही बातें सामने नहीं आ पाती थी, और लोग बच्चों के खिलाफ अपराध करके ना साफ बच्चे निकल जाया करते थे। सही है, तो ज़रूरत पड़ी कि भाई एक ऐसा स्ट्रॉन्ग कानून बने, ऐसी स्ट्रॉन्ग चीज़ें सामने आए जहाँ पे जो कोई अगर बच्चों के खिलाफ अपराध करता है तो उसका बचना जो है वो मुश्किल हो जाए। that may be quite difficult to commit out that, तो इसी उद्देश्य के साथ ये एक्ट बनाएगी। और इस एक्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो ऐसा पर्सन जो बच्चों के साथ अपराध करता है, चाइल्ड के साथ अपराध करता है, उसके अगेंस्ट जो है, उसके लिए जो इनोसेंस प्रिजम्पशन है वो ये एक्ट जो है ख़त्म कर दे। इनोसेंस प्रिजम्पशन पॉसिबल है, अगर इनोसेंट प्रिजम्पशन ख़त्म हो गया तो उसका अरेस्ट होना तय है, और हो सकता है बहुत सर्कमस्टेंस उसको बेल ना मिले। बेल क्या, अक्सर देखा जाता है कि पूरी ट्रायल जो उसकी जेल में कट जाती है, कंप्लीट ट्रायल जेल में कटती है, और नॉर्मली जो है इस सर्कमस्टेंस में ट्रायल भी बड़ा फास्ट होता है,
तो ये सारी चीज़ें जो है इस एक्ट की जो है बेसिक ऑब्जेक्टिव है, जिसके बेसिस पे ये चीज़ें चलती हैं। लेकिन आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, और कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल पढ़ा था, आर्टिकल नंबर 15। आर्टिकल 15 कहता था कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी ऑन द नेम ऑफ रेस, सेक्स, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन्स। इन सब नाम पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। इवन ऑफ कोर्स सेक्स के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, रिलीजन्स के बेसिस पे, इन सब बेसिस के ऊपर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किए जा सकते। बट आर्टिकल 15 सब आर्टिकल 3 एक रास्ता देता है कि वुमेन और चिल्ड्रन के एडवांसमेंट के लिए जो है सरकार उनके लिए स्पेशल प्रोविज़न कर सकती है। तो इसी बात को ध्यान में रखा गया। स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन से ही एम्पावर्ड है कि बच्चों की डेवलपमेंट के लिए या लेडीज़ के डेवलपमेंट के लिए सरकार एक स्पेशल कानून बनाए, और उसी का नतीजा है ये वाला कानून। दिस इज़ कॉल्ड हियर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट 2012। इस एक्ट का बेसिक ऑब्जेक्टिव रेमेडियल ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, एक प्रोटेक्शन का भी ऑब्जेक्टिव है कि अगर ऐसा कोई क्राइम होने वाला है या हो सकता है तो उसको होने से पहले भी रोका जाए। मतलब दिस एक्ट runs into the both of the directions, because this act is called here the Protection of Children from the Sexual Offences Act 2012. That's what the point called here. चलिए, तो अब हम, अगर आपसे पूछा जाता है कि इस एक्ट की ऑरिजिनेशन कहाँ से आई है, तो ऑरिजिनेशन जो हुई है आर्टिकल 15 सब आर्टिकल 3 ही सरकार को एम्पावर कर रहा है कि ऐसे एक्ट सरकार बनाए और बना कर सामने आए। सही यहाँ तक? This is the point called here. So where is clause this one? अच्छा, and this one, अब देखिए सेकंड चीज़ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एक्सीडेड 11 दिसंबर 1992 टू द कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ द चाइल्ड, जो कि जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन अडॉप्ट किया गया था, जो कि एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड किया कि सारे देश जो हैं सिक्योर करें, इंटरेस्ट सिक्योर करें चाइल्ड का, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, देश पूरा सभी मेंबर कंट्री। एंड अब जस्ट इट इज़ नेसेसरी प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, उसके राइट को, चाइल्ड यहाँ पे दोनों चाइल्ड है, मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड दोनों है, उसकी प्रिवेसी को, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को प्रोटेक्ट करें, और रिस्पेक्टेड बाय एवरी पर्सन बाय ऑल मीन्स ऑल स्टेजेस ऑफ जुडिशियल प्रोसेस, वहाँ पे जहाँ पे चाइल्ड की इन्वॉल्वमेंट है। आप देखोगे इसमें चाइल्ड की जो विटनेस भी होगी वो बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से होती है, ज़्यादा बॉदरेशंस नहीं, ज़्यादा परेशान नहीं किया जाता, और कभी भी बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो चाइल्ड के ऊपर नहीं डाला जाता। आगे देखिएगा, लॉ का पूरा जो लॉ होगा आप देखोगे कि बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड में ही रेगुलेट होगी, और इंश्योर करेगी हेल्दी फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। एंड चलिए, स्टेट पार्टी जो भी कन्वेंशन की थी उनसे रिक्वायर किया गया कि वो अंडरटेक करे अप्रोप्रिएट नेशनल, बायलैटरल, मल्टीलैटरल इंटरेस्ट चाइल्ड का सिक्योर हो, और इंड्यूसमेंट, कोर्शियंस ऑफ ए चाइल्ड जो इंगेज है अनलॉफुल सेक्सुअल एक्टिविटी में इंगेज ना हो, एक्सप्लॉइटिव ना हो चाइल्ड का, और दैट वाज एक्सप्लॉइटिव यूज ऑफ चिल्ड्रन इन द पोर्नोग्राफिक परफॉर्मेंस मटेरियल्स, इन सब चीज़ों से चाइल्ड को बचाया जाए। एंड यही है 63rd ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज फॉलोज। इस तरह से जो है हम इस एक्ट को अडॉप्ट करते हैं और इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं।
चलिए यहाँ से हम इस एक्ट की कहानी शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि क्या क्या बातें यहाँ पे। सबसे पहले बात, इस एक्ट का नाम क्या कहेंगे हम, तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट। और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट 2012, इसको पॉक्सो कहते हैं, सो शॉर्ट में पॉक्सो ये कहते हैं इन शॉर्ट। और ये एक्ट जो है एक्सटेंड हो रही है पूरी देश में कंप्लीट। पहले जम्मू एंड कश्मीर में ये एक्ट नहीं लग रही थी, अब हम जम्मू एंड कश्मीर में भी ये इस एक्ट को एप्लीकेबल कर रहे हैं। इवन नागालैंड में, नॉर्थ ईस्ट में, सभी जगह ये एक्ट एप्लीकेबल। इवन समवेयर CRPC नॉट एप्लीकेबल, BNSS एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन ये एक्ट एप्लीकेबल है। सही है। सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इसकी डेट निकाली और उस डेट से ये एक्ट जो है वो सभी जगह पे इम्प्लीमेंट होगी। चलिए अब आते हैं, देखो 3 बातें यहाँ पे हैं जो अलग अलग चीज़ों में स्पेसिफाई होगा इस एक्ट में। एक होता है सेक्सुअल एजॉल्ट, सही है, उससे ऊपर के लेवल पे है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल एजॉल्ट्स, ये उसके लेवल ऊपर के लेवल पे है। और इससे भी ऊपर के लेवल पे है एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल एजॉल्ट। 3 बातों को इसमें हमको ध्यान रखना है, 3 अलग अलग चीज़ें, और तीनों की जो पनिशमेंट है वो अलग अलग है। अभी मैं आपको बताऊं, सीमित से ध्यान रखिएगा। सेक्सुअल एजॉल्ट, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल एजॉल्ट्स, और तीसरा एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल एजॉल्ट। 3 अलग अलग तरह की बातें हैं। चलिए, और सेक्सुअल एजॉल्ट्स के लिए कहें तो एग्रीवेटेड सेक्सुअल एजॉल्ट्स भी होती हैं। सेक्सुअल एजॉल्ट्स, एग्रीवेटेड सेक्सुअल एजॉल्ट्स, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल एजॉल्ट्स, एग्रीगेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल एजॉल्ट्स। These 4 things you have to remember first. जब हम पेनिट्रेटिव सेक्सुअल एजॉल्ट्स कहते हैं देन इट डायरेक्टली कंसर्न विद द रेप, और जब हम एग्रेवेटेड वर्ड लगा देते हैं यहाँ पे तो द थिंग वॉज डन बाई सम स्पेसिफाइड काइंड ऑफ पर्सन, जैसे पुलिस वाले ने किया, बच्चा जिसके कंट्रोल में है उसने किया, तो वो लिस्ट ऑफ पर्सन का नाम हुआ पे स्पेसिफाइड। अगर वो होता है देन इट्स एग्रीगेटिव और एग्रीवेटिव, और अकॉर्डिंगली जो पनिशमेंट है ना वो पनिशमेंट बढ़ती है, सजा बढ़ रही है। चलिए, तो यहाँ का एग्रीवेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल एजॉल्ट सेम मीनिंग है जो सेक्शन 5 में हम इसको पढ़ेंगे, जब आएगा तो हम पढ़ेंगे। और एग्रीवेटेड सेक्सुअल एजॉल्ट जो है वो सेक्शन 9 में है, दैट इज बिट लो डिग्री दैन सेक्शन 5। नेक्स्ट पॉइंट है आर्म फोर्स और सिक्योरिटी फोर्स। या आर्म फोर्स और सिक्योरिटी फोर्स को इसलिए आ गया क्योंकि ये लोग अगर क्राइम करते तो एग्रेवेटेड नेचर का क्राइम होता है वो, और इनकी पनिशमेंट जो है ज़्यादा होती है, दैट इज एग्रेवेटेड नेचर ऑफ द क्राइम। दैट्स वे आर्म फोर्स और सिक्योरिटी फोर्स का मतलब हुआ आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन, सिक्योरिटी फोर्स और पुलिस फोर्स जो कि शेड्यूल में स्पेसिफाइड है। ये अपने यहाँ के आर्म फोर्स, नॉट द आर्म फोर्स ऑफ द आउटसाइड कंट्री। नेक्स्ट पॉइंट, चाइल्ड। चाइल्ड मीन्स एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। मीन्स अगर मान लो 17 ईयर्स प्लस 11 मंथ का है तो ये चाइल्ड है। 17 ईयर्स प्लस 11 मंथ्स, 17 ईयर्स प्लस
11 मंथ प्लस 29 डेज चाइल्ड है, इज द चाइल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है इसके पीछे पढ़ना, क्योंकि जब कोई रेप केस में फंसता है और अगर पॉक्सको भी लग जाता है तो उसकी पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि पहले पॉक्सको से बचे, उससे निकले। और उससे निकलने का एक ही तरीका है कि पहले ये प्रूव कर दें कि जो विक्टिम है वो चाइल्ड के डेफिनेशन में नहीं है, वो चाइल्ड नहीं है। अगर ये प्रूव हो गया कि वो चाइल्ड नहीं है तो बच गया आईपीसी के प्रोविजन, 376 बच गए, वहां बेल हो जाएगा फिर। लेकिन अगर वो नहीं हटा तो सजा भी लंबी है और बेल तो भूल जाओ। बेचारे आशाराम इसी चक्कर में उलझ के फंस गए। आशाराम के ऊपर, उनके ऊपर ये भी लग गया, पॉक्सको भी लग गया, आईपीसी के प्रोविजंस भी लग गए। अब उनके जो एडवोकेट्स थे वो बिगिनिंग से लगे रहे कि पॉक्सको हटाए, और वो सबसे पहले, मतलब ज्यादातर टाइम उसके ट्रायल में यही एज पे लगा था, एज के ऊपर। वहां कहना था, डिफेंस का कहना था कि 18+, वो केस वो राम जेठमलानी देख रहे थे उस केस को उस समय, है ना, 18+। लेकिन प्रोसिक्यूशन का कहना है नो, सी इज 18 बिलो, 18 बिलो। अभी आएंगे उस चीज पे, कौन सा सर्टिफिकेट लग सकता है, कौन सा प्रूफ में कौन सा सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, हम उस चीज पे आएंगे। मान लो कि अभी सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंगली जो उसकी एज है, जिस दिन क्राइम हुआ उस दिन उसकी एज है 11 ईयर्स 11 मंथ्स 29 डेज, जिस दिन क्राइम हुआ। क्या एक्यूज के ऊपर पॉक्सको लगेगा? लगेगा, एक दिन से लग गया। लगने का मतलब क्या हुआ? बेल अप्लाई करके देखो, डिसमिस करने के लिए जज तैयार बैठे हैं। पूरी ट्रायल जेल के अंदर, सजा अच्छी खासी, 20 साल तो मिनिमम सजा है, ऊपर जो भी जज को दया आ जाए लाइफ इम्प्रिजमेंट तक जा सकती है। 20 ईयर्स तो मिनिमम है जो एग्रेवेटेड होता है उसमें। नॉन एग्रेवेटेड में 10 ईयर्स तक मिनिमम रहता है, मतलब उसके बिलो तो जज भी नहीं जा सकते, जज की भी पावर्स नहीं होते हैं इसमें। अब देखो क्या होते हैं, मतलब 17 ईयर्स 11 मंथ 29 डेज, दैट्स कॉल्ड। लेकिन अगर मान लो 17 ईयर्स 11 मंथ प्लस 30 days, now see, can it be considered having the age of 18 years? जबकि महीना 31 का भी हो सकता है, महीना 31 का भी हो सकता है। बताया जरा, बताया देगा। अभी एक्चुअली में ऐसा केस गया नहीं है, लेकिन जब जाएगा तो कुछ भी निकल सकता है। हम जनरल क्लॉज एक्ट का हवाला देंगे अगर हम डिफेंस की तरफ से, उसमें कहते हैं कि साहब 1 month मीन्स 30 days irrespective of the number of days. Whenever we are saying that 1 month, then there is the assumption that there is the 30 days unless contrary is specified. So it's a matter of the general clause act. फरवरी में तो 28 डेज भी होते हैं, आपने 29 डेज को 1 month कंसीडर नहीं किया, बट हियर द 30 days, that was. So the point is very much specific that you know, if the victim is of the 17 years 11 months 29 days, then the POXCO is met out. But beyond that, even for 1 day, the POXCO is not met out. This one the point called here. क्या? कौन सा? हाँ, फिर POXCO हट जाएगी। This one. क्या? अगर एज नहीं आ रहा तो 18+ में आ गया इसको।
तो नहीं हटेगी ना, तो हट जाएगी ना 30 डेज। 18 ईयर्स, 18 बिलो लिखा हुआ है यहाँ पे। चाइल्ड मीन्स एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। अब मैं और भी बातें बताता हूँ, सुनो जरा, और बातें ध्यान से सुनो, और सुनो ध्यान से। एक पर्सन कोर्ट में गई, एक गर्ल पुलिस में गई और किसी के अगेंस्ट रेप केस दिखाया और अपना एज बताया 17 ईयर्स बताया अपना एज। क्या पुलिस वाला कोई सबूत मांगेगा उससे कि दो सबूत, तुम्हारी एज 17 है? वो नहीं मांगेगा, उसका बोलना ही काफी है कि शी इज ऑफ 17 ईयर। बेशक वो 19 की हो, 20 की हो, 25 की हो, इफ शी इज सेइंग दैट शी इज 17, देन बॉक्स को लग गया यहाँ पर। अब पुलिस जाएगी, उस विक्टिम एक्यूज को क्या करेगी? अरेस्ट करेगी, जेल में डाल देगी? नहीं। अब वो जानता है कि वो 18 प्लस है, 19 20 है, वो तो कॉलेज में पढ़ती है, वो जानता है। क्या कोर्ट उसमें अगर वो बात अपनी रखेगा, कोर्ट उसकी बात सुनेगी? बताइए जरा। कोर्ट में बेल मांगने को गया और कोर्ट को कह रहा है कि वो झूठ बोल रही है, उसका एज इतना नहीं है, वो उसका एज 20 है, वो झूठ बोल रही है। क्या कोर्ट उसको बेल देगी? कोर्ट बोलेगी भाई ये ट्रायल का स्टेज है, एज की अगर तुम्हें डाउट है, ऑब्जेक्शन है, तो ये ट्रायल का मैटर है, तुम जेल में ही बैठो। कानून इस तरह की है। Once he says that I am having such and such year of the age being a minor, all the police, all the court will assume whatever she is saying that she is correct. That much. Then being the accused, being the counsel of the accused, what you will do? आप क्या करेंगे अगर अपने accused को जेल से बाहर निकालना चाह रहे हैं, बचाना चाह रहे हैं? Then what will you consider? क्या मांगेंगे? बताएं जरा। Anybody sitting into the online class, what will you do that? क्या प्रोसीजर तो सीआरपीसी का चलेगा, कोई इशू नहीं है, बट प्रॉब्लम इज दैट कि पॉक्स को मेड आउट हो गया है, एफआईआर में पॉक्स को आ गई है, पुलिस ने एक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया है, जेल में डाल दिया है, अब उसको बाहर निकलना है। लेकिन उसका ऑब्जेक्शन एज का है, वो कह रहा है कि एज की झूठ बोल रही है, जो गलत एज बताया है। तो कोर्ट भी बोलेगी क्या कि दिस इज द मैटर ऑफ द ट्रायल, ये ट्रायल का मैटर, इसको हम ट्रायल में सुनेंगे एज, बट फिलहाल तो तुम्हें बेल नहीं देंगे। बेल दिया तो मान लिया कि भाई ये झूठ बोली है, एज इसका वाकई मेजर एज है। व्हाट टू डू इन दैट सिचुएशन? क्या करेंगे? कोई भी कोर्ट नहीं सुनेगी, बट मैं आपको आइडिया बताऊंगा, कोर्ट सुनेगी क्या? हाई कोर्ट भी वही बात बोलेगी कि भाई वो तुम्हारा ट्रायल का मैटर है। हाँ, फॉल्स केस मेड आउट है, फिलहाल हाई कोर्ट भी वही बात बोलेगी उसका। और एज क्या है, ये तो अब चार्जशीट फाइल करेंगे तो एविडेंस सारे फाइल होंगे। पुलिस से पूछेगी कि भाई पुलिस बताओ क्या है, तो बोला सर लड़की तो एज ये बता रही है, बाकी इन्वेस्टिगेशन का मैटर हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, बेल डिसमिस। हाई कोर्ट ऑल्सो बेल डिसमिस, सुप्रीम कोर्ट बेल डिसमिस। हर कोई यही कहता है ना कि भाई लड़की की एज वो नहीं है, वो एज मेजर एज की है। एवरीबडी इज सेइंग लाइक दैट, दिस वन। और लड़की कहती है एज माइनर है, बट दैट इज नॉट द स्टेज ऑफ द एविडेंस। उस स्टेज पे एविडेंस नहीं दिया जाता कहीं भी कोई। द वन बी आउट इज देयर। जेल में तो बैठना ही पड़ेगा, पॉक्स को लग गया तो। You can put out the application of section 91 of the CRPC asking the documents concerned with that victim. उस विक्टिम का डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकते हैं 91 की एप्लीकेशन फाइल करके, अर्जेंट एप्लीकेशन फाइल करें कि सर इसकी आधार कार्ड मंगवाइए, इसकी
स्कूल सर्टिफिकेट्स मंगवाए ताकि एज वेरीफाई हो। पॉसिबल है मैजिस्ट्रेट के पास अगर ये एप्लीकेशन लगे तो मैजिस्ट्रेट ये डॉक्यूमेंट्स लाने को कह देंगे। वो डॉक्यूमेंट कोर्ट में आ गई है ना, वो डॉक्यूमेंट कोर्ट में आ गई, उसके बाद एज चल के आ गया कि अरे इसकी एज तो 20 है, एज इसकी 20 है। अब क्या होगा, अब कैसे निकलोगे जेल से? अब एक बेल एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, वो वाला नहीं, मैंडेटरी बेल एप्लीकेशन जिसमें जज मजबूर हो जाते हैं कि बेल देना ही देना पड़ेगा। जज को कौन सा सेक्शन है वो, जिसमें जज के पास ऑप्शन ही होता, वो बेल ही देंगे। आपको सब बताया हुआ है। हाँ, बेल का सेक्शन कौन सा है? हाँ, तो ये डिफॉल्ट बेल थोड़ी ना होगा यहाँ। बेल का सेक्शन कौन सा है? हाँ, 438 मैजिस्ट्रेट के पास बेल का 438 तो एंटीसिपेटरी है सर। 430 नया वाले में 478 है, मैजिस्ट्रेट पे लगाते हैं, और उसमें सबसेक्शन 2 वाला बेल लगाते हैं ना, सबसेक्शन 2 वाला वो मैंडेटरी होता है। मैजिस्ट्रेट को कहते हैं जो हम पे एफआईआर में सेक्शंस लगे वो मेड आउट नहीं होता। आप देखो मेरे ऊपर एफआईआर में पॉक्सको में लगा हुआ है और इसके डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं, वो बिलो 18 ईयर्स नहीं है, एवब एज के है, हमारे को पॉक्सको नहीं लग रहा, हमें बेल दे दो, बस यही बेल मिल जाते हैं, यहीं पे हो जाते हैं। लेकिन कुछ भी कर लो, अगर ये एक्ट लग गया तो 6-7 महीने, इनोसेंट भी है इंसान ना, तो 6-7 महीने जेल एंजॉय करेगा ही करेगा, है ना। सर जो आपने अभी एप्लीकेशन बताया कि उसके आधार कार्ड में हुआ उस सब के लिए तो कितना टाइम लग जाता है? उसमें भी 3-4 महीने लग जाते हैं, उसमें भी लग जाते हैं टाइम, सही है। बट समटाइम्स कोर्ट पे डिपेंड करता है, एजेंसी होती है तो फटाफट डेट दे देती है, तुरंत डेट देती है। ठीक है यहाँ तक? तो चाइल्ड का मतलब क्या हुआ, लेकिन अगर एज एस्टैब्लिश हो गया कि बच्चे की एज जो है वाकई वो चाइल्ड है, बिलो 18 है, सही है, तो भाई सेक्सुअल एजॉल्ट तक है तब तो बेल मिल भी जाता है, 6-7 महीने में मिल जाएगा, 1-8 महीने में, 2 महीने में मिल जाएगा। लेकिन अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल एजॉल्ट्स में अगर सेक्शंस लगे हुए हैं ना, वो वाले 5, तब तो पूरा ट्रायल वो अंदर ही रहेगा। और एग्रेवेटेड है तब तो भूल जाओ कि इस जन्म में आप कभी बाहर का वो हवा देखेगा, इस जन्म में तो उसको दिखेगा ही नहीं बाहर। हाँ, एग्रेवेटेड पुलिस वालों पे लग गई, आर्मी वालों पे लग गई, हॉस्पिटल वाले पे लग गई, है ना। बच्चा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाने गया, वहाँ के डॉक्टर ने ऐसा कुछ किया, बच्चा जिस ऑर्फनेज में रहता है वहाँ के कस्टोडियन ने ऐसा कुछ क्राइम कर लिया, जहाँ स्कूल में पढ़ने जाता है वहाँ के टीचर ने कुछ किया। सो दीज आर द एग्रेवेटेड टीचर। चलिए, तो भी एग्रेवेटेड लग जाता है। चलिए, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी देख लीजिए। मीन्स का मतलब क्या, डेफिनेशन एग्जॉस्टिव है, मतलब मैजिस्ट्रेट ऐसा नहीं कर सकते हैं, जज ऐसा नहीं कर सकते कि भाई मिलती जुलती बातें ये भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी कहलाएगी। मतलब डेफिनेशन इज गिवन एग्जॉस्टिव, द जज इज नॉट रिक्वायर्ड टू अप्लाई हिज ऑन जुडिशियल माइंड, अपना जुडिशियल माइंड वो अप्लाई नहीं करेंगे यहाँ पर, सही है, अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई नहीं करनी है, एकदम उनको स्ट्रिक्ट रहना है, उसी पॉइंट के ऊपर स्ट्रिक्ट रहनी है, जैसा लिखा है, अगर केस बनता है देन ही विल प्रोसीड, अदरवाइज ही वॉन्ट प्रोसीड एट ऑल दैट।
सुनिए क्या कहते हैं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी मीन्स कोई विजुअल डिपिक्शंस ऑफ सेक्चुअली एक्सप्लिसिट कंडक्ट। विजुअल डिपिक्शंस, विजुअल डिपिक्शंस का मतलब क्या हुआ, जो दिख रहा है, जैसे फोटोग्राफ्स हो जाता है, दिखता है, वीडियो दिखता है, सेक्चुअली एक्सप्लिसिट से कंडक्ट जिसमें चाइल्ड इन्वॉल्व हो रहा है, जिसमें चाइल्ड इन्वॉल्व हो रहा है। जैसे आप यूट्यूब पे कुछ ऐसे वीडियोस दिख रहे हो, उसमें चाइल्ड की इन्वॉल्वमेंट है, सेक्चुअली एक्सप्लिसिट वीडियो है, जिसमें इंक्लूड है फोटोग्राफ्स, वीडियो, या फिर एक बात और देखिएगा, डिजिटल और कंप्यूटर जनरेटेड इमेज indistinguishable from an actual child, an image created, adapted, modified। होता है ना, कभी कभी क्या होता है कि किसी की फोटो लगा देते हैं, बॉडी किसी की होती है, फोटो किसी की होती है, कि मान लो वीडियो है या फोटोग्राफ्स है, बॉडी किसी की है, बट जो फोटोग्राफ्स है, वो जो फेस है वो किसी का लगा दिए, किसी चाइल्ड वगैरह का लगा दिए। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द चाइल्ड पोर्नोग्राफी दैट यू। हालांकि उस चाइल्ड को यूज भी नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर से क्रिएट किया, कोई सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कोई सिस्टम होते हैं, उनसे इस तरह की बातें क्रिएट की गई, बट टू अपीयर द डिपिक्टेड चाइल्ड। दिस वन ठीक है, यहाँ तक, यहाँ सही है। कौन सा? वो नहीं, विजुअल्स चाहिए, फोटोग्राफ्स, वीडियो, डिजिटल और कंप्यूटर जनरेटेड इमेज indistinguishable from an actual child and image created, adapted, या फिर कोई बच्चे का फोटोग्राफ्स है, उसको मॉडिफाई कर दिया, एडेप्ट कर दिया उस सिचुएशन में। ठीक है तक? चलिए, डोमेस्टिक रिलेशनशिप। डोमेस्टिक रिलेशनशिप को कहा ये कानून कि भाई हम नहीं डिफाइन करते हैं। पहले एक कानून बना दिया था, उसमें यही वर्ड डिफाइन किया है, जिसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, 43 ऑफ 2005। वहाँ जो मैटर है, मतलब है, वही लेंगे। चलिए, डोमेस्टिक रिलेशनशिप, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल एजॉर्ट्स, सेक्शन 3 में मीनिंग स्पेसिफाइड है। Penetrative sexual assaults has the same meaning as assigned to it. Prescribed, देखो जहां कहीं भी वर्ड प्रिस्क्राइब्ड दिखे ना, तुम समझ जाना इसके पीछे रूल्स हैं। मीन्स इज प्रिस्क्राइब बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। मतलब ये कानून ना सरकार को कहा कि हे सरकार, तुम्हें जरूरत पड़े तो रूल बना देना। यहाँ पर जहां वर्ड प्रिस्क्राइब लिखा है, वहां सरकार को एक आदेश दिया गया है कि ज़रूरत के हिसाब से आप क्या करना, रूल्स बना देना। तो पॉक्सको को उसके रूल्स के साथ मिला के पढ़ना पड़ेगा। ठीक है रूल्स। चलिए, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन shall have the same meaning। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट 1988 में जो बातें हैं, अब सेक्सुअल एजॉर्ट को सेक्शन 7 में बताया गया है। तो कई बात होती है, सेक्सुअल एजॉर्ट्स, सेक्सुअल इज हैरेसमेंट, एग्रेवेटेड सेक्सुअल एजॉर्ट्स, ये सब कई चीज़ आती हैं।
शेयर हाउस होल्ड का मतलब पर्सन जो इसको चार्ज हुआ है वो सेम डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रह रहा था चाइल्ड के साथ, कभी कभी चाइल्ड के साथ कभी रहा हो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में। स्पेशल कोर्ट, स्पेशल कोर्ट का मतलब हुआ मीन्स अ कोर्ट डेजिग्नेटेड। डेजिग्नेटेड का मतलब क्या हुआ, कोर्ट पहले से ही है, अब उनको कहा कि भाई अब आप ये काम करो। पहले तो आप ये वाला काम करते थे, अब आपको ये काम करना है। दैट इज वर्ड कॉल्ड व्हाट, डेजिग्नेटेड। मतलब अगर मान लो एक कोर्ट में, मान लो एक कहीं भी 10 कोर्ट्स बने हुए हैं, 10 अलग अलग जजेस के कोर्ट्स हैं, किसी एक कोर्ट को कहा कि आपको पॉक्सो का केस देखना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो डेजिग्नेटेड कोर्ट है इसके लिए। दैट इज कॉल्ड कोर्ट डेजिग्नेटेड। सही है। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर मीन्स द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जिसको सेक्शन 32 में पॉइंट किया गया है। अब आगे कहा कि जो भी वर्ड्स अगर यहाँ यूज नहीं है, डिफाइंड नहीं है, उसके लिए हमको पढ़ना क्या है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, वहाँ से वर्ड लेने हैं। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, वहाँ जो मीनिंग्स हैं वही मीनिंग लेने हैं। ठीक है।